वेलकम क्लास। तो कैसे हैं आप लोग? तो आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और हमारा फर्स्ट लेक्चर आ चुका था इस पे, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था। अब हम चैप्टर को आगे लेके चलेंगे और ट्राई करेंगे कि चैप्टर को जल्दी से जल्दी खत्म करें ताकि आपके एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प हो सके। तो आज जो हम चैप्टर के अंदर जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास में कूलाम्स लॉ। किसकी बात करने वाले हैं आज हम? कूलाम्स लॉ की। और कूलाम्स लॉ इस पूरे चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है और एग्जाम में क्वेश्चंस भी रह सकते हैं। छोटे क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं यहाँ से। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कूलाम्स लॉ। तो कूलाम्स लॉ क्या करता है बेटा? दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स को कैलकुलेट करके बताता है। तो आज हम कूलाम्स लॉ को देखते हैं क्या है। अगर आपके पास में दो पॉइंट चार्जेस रेस्ट में रखे हुए हैं, मैंने सपोज किया ये हमारे पास में Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज। नेचर ऑफ चार्ज कैसा हो सकता है? दोनों चार्जेस पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों ही चार्जेस नेगेटिव हो सकते हैं। एक चार्ज पॉजिटिव एक नेगेटिव, सारी कंडीशंस क्या है, जो भी पॉसिबिलिटीज है चार्जेस की पॉजिटिव और नेगेटिव की, सभी इसमें फॉलो करेगी। अभी दो चार्जेस जो रखे हुए हैं इनके बीच में कुछ ना कुछ क्या होगी, डिस्टेंस होगी। उस डिस्टेंस को क्या नाम देंगे हम? स्मॉल आर नाम देंगे। तो कूलाम्स लॉ क्या कहता है? कूलाम्स लॉ ये बताता है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स जो है F, वो क्या होता है? इन दोनों ही चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं लिख सकता हूं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब इस दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम ये लिख सकते हैं F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर इन दोनों ही को मैं क्या करूं? मर्ज करूं। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इसको मैं क्या कर दूं? नाम दूं और इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें तो हम लिख सकते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब बात करते हैं सर इसमें फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो कूलाम्स लॉ में जो हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं उसकी डायरेक्शन क्या होती है? अलोंग द लाइन जॉइनिंग। जो आपने लाइन जॉइन किया है इसके अलोंग ही क्या होगी आपके पास में? फोर्स की डायरेक्शन होगी। अगर मैं सपोज करूं सर ये दोनों चार्जेस क्या है? पॉजिटिव है। मैंने क्या एज्यूम करा? ये दोनों ही चार्जेस कैसे हैं? पॉजिटिव है। तो अलोंग द लाइन जॉइनिंग क्या करेंगे? दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो लाइन जॉइनिंग के देखो ये इधर जाएगा और ये इससे दूर जाएगा। तो ये क्या आ गई हमारे पास में? फोर्स की डायरेक्शन अलोंग द लाइन जॉइनिंग। याद रखना अगर यही क्या होते हैं चार्जेस नेगेटिव होते हैं हमारे पास में या अपोजिट नेचर के होते हैं तो भी जो फोर्स होगा हमारे पास में डायरेक्शन वो लाइन जॉइनिंग के अलोंग ही होगा। ठीक है, तो या तो इनवर्ड हो जाएगा या क्या हो जाएगा इस तरीके से आउटवर्ड हो जाएगा। तो कभी भी डायरेक्शन दिखानी हो आपको तो हमेशा डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे? अलोंग द लाइन जॉइनिंग आपको डायरेक्शन को दिखाना है। तो अब इसकी स्टेटमेंट की बात करेंगे। स्टेटमेंट क्या है? तो ये हमारे पास में क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो हम लिख सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। अभी फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। तो आप लिखेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये क्या हो गया आपके पास में? कूलाम्स लॉ का स्टेटमेंट हो गया। जैसे ही आप प्रोपोर्शनल टू के साइन को हटाएंगे वैसे ही क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा। तो F इज इक्वल्स टू कांस्टेंट को हम K एज्यूम कर लेते हैं और आगे है Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारे पास में? F। अभी कांस्टेंट क्या है? अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आपके पास में K आया है वो K की जो वैल्यू है हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁹ ये क्या है हमारे पास में? K की न्यूमेरिकल वैल्यू है। अभी न्यूमेरिकल्स जब हम करेंगे तो वहां पे हम ये वैल्यू सीधे यूज कर सकते हैं। अभी बात करते हैं कि सर ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट को बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये हमारे पास में क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। फ्री स्पेस बोल लो या वैक्यूम। अब इसकी भी हमारे पास में क्या होती है? वैल्यू होती है। और वैल्यू क्या होगी आपके पास में? एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो है हमारे पास में 8.854 × 10⁻⁻12। याद रखनी है आपको, यूज आ सकती है, क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एमसीक्यू वगैरह में भी पूछे जाते हैं राजस्थान बोर्ड के अंदर। तो ध्यान में भी रखना है आपको इनकी वैल्यूज को। अब बात करते हैं कि सर इसकी यूनिट भी है क्या कोई, है ना? तो अब यूनिट क्या कर सकते हैं? इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं।
ठीक है। जैसे F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, F की यूनिट न्यूटन, K की तरह हमें पता करनी है, Q1 और Q2 की क्या हो जाएगी हमारे पास में कूलम इनटू कूलम मतलब कूलम स्क्वायर, आर स्क्वायर डिस्टेंस है मतलब इसकी यूनिट क्या होगी हमारे पास में मीटर, तो मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर चला जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और ये इसके अपॉन में आ जाएगा तो कूलम स्क्वायर, तो K की यूनिट क्या लिख सकते हैं हम न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ऐसे अगर मैं एप्सिलॉन नॉट की बात करूं तो K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इधर भेजेंगे F इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आपके पास में आ गया कूलम लॉ। अब बात ये करें क्या सर ये फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है, तो हाँ ये जो फोर्स है हमारे पास में ये क्या करता है मीडियम पे डिपेंड करता है। जैसे कि मान लो किसी मीडियम में डाला, एज्यूम करते हैं कि ऑयल में डालेंगे तो बिल्कुल ऑयल की जो परमिटिविटी है वो क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी, और जैसे ही परमिटिविटी बदलेगी वैसे ही क्या होगा फोर्स भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जो कूलम्स लॉ है वो मीडियम पे भी डिपेंड करेगा आपके। अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ F इज इक्वल्स टू K की जगह हम क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, ये आपके पास में आ गया कूलम्स, ठीक है। अब इसके आगे हम चलते हैं, जो नेक्स्ट है हमारे पास में वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कूलम्स लॉ है इसके वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की, क्योंकि ये क्या है फोर्स है और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम वेक्टर रिप्रेजेंट कैसे करें, तो देखिए बेटा इसको कैसे करेंगे हम वेक्टर रिप्रेजेंट, तो ये वाली चीजें क्लियर है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, कोई भी दिक्कत आए कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर इस चैप्टर के नोट्स वगैरह चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, आपको नोट्स मिल जाएंगे। आगे चलते हैं टॉपिक को लेके, आगे है हमारे पास में जो कूलम्स लॉ है उसके वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। तो देखिए बेटा चलते हैं आगे, तो अब बात करने वाले हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ की। वेक्टर ऑफ कूलम्स लॉ, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि सर 2 पॉइंट चार्जेस आपको क्या करने पड़ेंगे एज्यूम करने पड़ेंगे, तो हम कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास में एक पॉइंट चार्ज है Q1 और एक पॉइंट चार्ज ये है हमारे पास में Q2, एक क्या है पॉइंट चार्ज Q1 और एक Q2। तो अब इसके लिए क्या करना है हमें वेक्टर रिप्रेजेंट करना है, तो एक काम करते हैं बेटा ये जो सिस्टम है इसमें क्या करते हैं ओरिजिन एज्यूम कर लेते हैं, या तो आप ऐसे कोऑर्डिनेट्स या तो कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लीजिए या हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ इसमें ओरिजिन एज्यूम करता हूँ कि यहाँ पर क्या है कोई ओरिजिन है, ये ओरिजिन O ले लिया। अब आपको पता है ओरिजिन से किसी पॉइंट को मैच करते हो तो क्या करता है वो उसके पॉइंट जो अगर मान लो इस Q2 को अगर अपन क्या करेंगे इससे मैच करेंगे तो ये इसके पोजीशन वेक्टर को दिखाएगा, और पोजीशन वेक्टर को हम किससे लिखते हैं बेटा R वेक्टर से लिखते हैं, पढ़ा है आपने। तो Q2 के लिए पोजीशन वेक्टर को आपने क्या लिख दिया R2 लिख दिया, और ऐसे ही अगर इसको अपन क्या करेंगे Q1 से मैच करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर। अब बात आती है फोर्स की, तो देखो बेटा सपोज करो जो यहाँ पर ये Q1 और Q2 चार्जेस है एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, मतलब Q2 पर Q1 की वजह से लग रहा है और Q1 पर Q2 की वजह से फोर्स लग रहा है, तो ये क्या करेंगे जैसे कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, अब इस डिस्टेंस की भी बात करेंगे हम। अब Q2 पर भी फोर्स लगेगा अलोंग द लाइन जॉइनिंग लगेगा यहाँ पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, और इस Q1 पर भी फोर्स लगेगा, तो यहाँ पर फोर्स किस पे लग रहा है बेटा Q2 पे लग रहा है, और यहाँ पर किस पे लग रहा है Q1 पे लग रहा है। Q2 पर फोर्स लग रहा है तो कौन लगा रहा है Q1 लगा रहा है, तो जिस पर फोर्स लगेगा उसको पहले लिखेंगे और जिसकी वजह से फोर्स लगेगा उसको बाद में लिखेंगे। तो F21 वेक्टर का मतलब क्या हुआ फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ऐसे ही Q1 पर किसकी वजह से फोर्स लगेगा Q2 की वजह से लगेगा, तो ये कितना हो गया हमारे पास में F12 वेक्टर हो गया। क्लियर है। अब बात ये आती है कि सर अब जब आप ये कूलम्स लॉ से फोर्स कैलकुलेट करोगे तो इनके बीच की आपको क्या चाहिए डिस्टेंस चाहिए, तो होगा क्या या तो मैं Q1 से Q2 की तरफ जाऊंगा या Q2 से Q1 की तरफ जाऊंगा। तो देखिए बेटा डिस्टेंस कैसे, या तो मैं क्या कर रहा हूँ Q1 से Q2 की तरफ जा रहा हूँ, तो किधर जा रहा हूँ 1 से 2 की तरफ, तो R12 वेक्टर लिख सकता हूँ, या फिर मैं Q2 से Q1 की तरफ इस तरीके से आ सकता हूँ, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा R21 वेक्टर लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ R21 वेक्टर। दोनों ही जो है वेक्टर्स है वो क्या है बेटा
इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अब बात ये करते हैं इसके अंदर कि F21 और F12 कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं F21 वेक्टर की। F21 मतलब फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो मैं यहां लिख भी सकता हूं फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 चार्ज। तो F21 इक्वल्स टू K या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी आप यूज कर सकते हैं, Q1 Q2 अपॉन यहाँ पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आएगी और उसका स्क्वायर लिखना है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन का आपको डिस्प्लेसमेंट लिखना है, जो डिस्प्लेसमेंट है इनके बीच में। तो F21 वेक्टर किस डायरेक्शन में बेटा, इस डायरेक्शन में। अब F21 वेक्टर की डायरेक्शन में इनमें से कौन सा डिस्प्लेसमेंट है बताइए, ये F12 वेक्टर। देखिए F12 वेक्टर और F21 वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, तो यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, FR12 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब इधर तो सर आपने मैग्नीट्यूड लिखा है, इधर आपने वेक्टर लिखा है, तो गड़बड़ हो रही है ना, इक्वल लगा रखा है, मतलब इसको भी क्या करना पड़ेगा, आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर वेक्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, यूनिट वेक्टर का। तो देखिए F21 की डायरेक्शन ये थी हमारे पास में। अब इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या था, R12 वेक्टर। तो इसका क्या लिख दीजिए, यूनिट वेक्टर लिख दीजिए, तो आपकी इसकी डायरेक्शन आ जाएगी। तो F21 की वेक्टर की डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे बेटा, ये जो मैग्नीट्यूड है, ये आपके पास में F का जो मैग्नीट्यूड आया है, इसको क्या करें आप, इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास में, R12। क्या आपने पढ़ा है, जैसे कोई वेक्टर A वेक्टर है तो हम इसको कैसे लिखते थे, A वेक्टर इज इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर एंड मल्टीप्लाई बाय द यूनिट वेक्टर ऑफ A वेक्टर। इस तरीके से किसी भी वेक्टर को हम क्या करते थे, रिप्रेजेंट करते थे। तो वही काम हमने यहाँ पर किया है। क्लियर है। आप चाहो तो एक केप लिखना चाहो तो एक केप को क्या लिख सकते हो, A वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली मेरे को अगर क्या करना हो, F12 को रिप्रेजेंट करना हो तो भी कर सकते हैं। आप क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। Q1 पर Q2 की वजह से लगने वाला फोर्स होगा बेटा F12 वेक्टर के Q1 Q2 अपॉन में। अब डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, बीच की जो डिस्टेंस है इनकी, तो कितनी होगी बेटा, देखो F12 की डायरेक्शन किधर है, F12 की डायरेक्शन हमारे पास इस तरफ है, और इस डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, 21 फोर्स, और ये R21 दोनों ही की डायरेक्शन में। तो यहाँ पर किसका मैग्नीट्यूड इस्तेमाल करेंगे हम, R21 वेक्टर के स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर भी इसी का लिखेंगे, तो R21। क्लियर है बेटा। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, वेक्टर रिप्रेजेंट हम इस तरीके से कर सकते हैं। दिख रहा है, दोनों ही फोर्सेस क्या है बेटा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। आप इस चीज को भी आगे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसके बाद में बात करते हैं कि सर क्या दो ही चार्जेस के बीच में फोर्स लग सकता है क्या। कई बार हमारे पास में क्या होगा, मल्टीपल चार्जेस आएंगे, तो उस मल्टीपल चार्जेस पर फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। तो अब आगे हम चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की तरफ। तो देखिए बेटा नेक्स्ट, यहाँ तक आप देख लीजिए, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे इसके। अब बात आती है कि सर मल्टीपल चार्जेस हो तो इसके लिए हम क्या पढ़ने वाले, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो नेक्स्ट है हमारे पास में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मल्टीपल चार्जेस के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए बेटा कैसे, हमारे सिस्टम में क्या एज्यूम करा हमने, मल्टीपल चार्जेस है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे ये Q1 चार्ज है, Q1, Q2, Q3, Q4, ऐसे सोन Qn चार्जेस हमारे पास में है। तो इस पर हमें क्या करना है बेटा, फोर्स कैलकुलेट करना है। तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है क्या। तो इसके लिए हम बात करेंगे बेटा फोर्स ऑन एनी चार्ज। किसी भी चार्ज पर जो फोर्स होता है वो क्या होता है, देखिए जैसे इस चार्ज पर अगर फोर्स कैलकुलेट करना है, ड्यू टू द अदर नंबर ऑफ चार्जेस, the force on any one charge due to the other number of charges is equal to the vector sum of all the forces on
दैट चार्ज, मतलब इन सभी चार्जेस की वजह से जो फोर्स लग रहा है किस पर, इस पर, तो उन सभी का क्या कर दीजिए आप, वेक्टर सम कर दीजिए। क्या कर दीजिए, वेक्टर सम। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, नेट फोर्स आ जाएगा। यही क्या हमारे पास है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। किसी एक चार्ज पर अदर नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से लगने वाला फोर्स का जो क्या है, वेक्टर सम कर दीजिए जितने भी फोर्सेस आए, ठीक है, और वो क्या आ जाएगा हमारे पास में इस तरीके से, उस सिस्टम पर का टोटल चार्ज आ जाएगा। तो देखो बेटा, आप ऐसे लिख सकते हैं, स्टेटमेंट की मैं बात करूं पहले, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू other number of charges is the vector sum। इसका वेक्टर सम करेंगे बेटा, ऑल द फोर्सेस, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। उसी टाइम पे जो फोर्स लिए, ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज टेकन एट अ टाइम। क्लियर है? तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम, जैसे एफ नेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर एंड सो ऑन कहां तक, Fn वेक्टर। ये क्या हमारे पास में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। ठीक है, अब इसके बाद में इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की वजह से क्या कर सकते हैं हम, मल्टीपल चार्जेस के बीच में फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, एक चार्ज को बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे हमने हमारे पास में दो चार्जेस के लिए हमने पढ़ा, तो हम क्या करेंगे, थ्री सिस्टम ऑफ चार्जेस लेके चलते हैं। इस सिस्टम में क्या करते हैं, थ्री चार्जेस है हमारे पास में। तो देखें, सपोज करना जैसे कि ये एक चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है Q1 Q2, ये हमारे पास में ओरिजिन हो गया, और ये हमारे पास में Q3 चार्जेस है। ठीक है, अब इस चार्ज पे क्या करें, नंबर ऑफ चार्जेस, अदर नंबर ऑफ चार्जेस होंगे Q2 एंड Q3। अभी Q2 एंड Q3 क्या करेंगे, इस Q1 पर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। तो आप देखिए बेटा, मैंने क्या बताया था आपको, अलोंग द लाइन जॉइनिंग होती है हमेशा फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इनकी पोजीशन वेक्टर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। पोजीशन वेक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इनको ओरिजिन से मिलाना पड़ेगा। तो ये जो होगा हमारे पास में पोजीशन वेक्टर ऑफ Q3, और ये क्या होगा हमारे पास में पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1, और ये क्या होगा हमारे पास में पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2। अब Q2 और Q1 के बीच में फोर्स लगेगा, तो ये हमारे पास में इनके बीच में फोर्स लगने वाला है। ऐसे ही Q3 क्या करेगा, Q1 पर फोर्स लगाएगा। ठीक है, Q3 भी क्या करेगा, Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा। अब ये इस पे जो Q2 जब Q1 पे फोर्स लगाएगा, तो फोर्स किस पे लगा बेटा, 1 पर। किसकी वजह से लिखा, F12 वेक्टर। ऐसे ही ये जो Q3 चार्ज है, Q3 भी क्या करेगा, Q1 चार्ज पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा इस तरीके से। तो इसको हम क्या लिखेंगे, F13, 1 पर 3 की वजह से F13। अब बेटा देखिए, देयर विल बी टू फोर्सेस, इनका क्या कर दीजिए, वेक्टर सम। तो क्या करें बेटा, पैरेललोग्राम लो लगा दें, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ इसके करते हैं। तो ये हमारे पास में क्या आ गया बेटा, नेट फोर्स आ गया। Q1 चार्ज पर क्या आ गया, नेट फोर्स। सर अगर ऐसे ही क्या हो, नंबर ऑफ चार्जेस हो, अगर n नंबर ऑफ चार्जेस है हमारे पास में, तब क्या करेंगे, तब भी क्या करेंगे, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए डेरिवेशन आ सकती है एग्जाम में, बहुत रेयर केस है कि इसकी डेरिवेशन आ जाती है, बट क्वेश्चन जरूर रहते हैं। ठीक है, तो देखें, सपोज किया ये हमारे पास में Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये Q3 चार्जेस है, ये Q4 है, एंड सो ऑन यहाँ तक Qn चार्ज। अब क्या होगा हमारे पास में, अब Q2 को Q1 से जो लाइन अलोंग की है, मिलाई है आपने, इसी का अलोंग क्या लगेगा, फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, F12 वेक्टर। ऐसे ही क्या होगा, इन दोनों को मैच किया तो इसके अलोंग लगने वाला कितना हो जाएगा, F13। ऐसे ही Q4 को मैच करोगे तो बेटा इसके अलोंग क्या लगेगा हमारे पास में, F14 वेक्टर। और ऐसे ही जब क्या करेंगे, Qn को मैच करेंगे तो इसके अलोंग क्या लगेगा हमारे पास में, F1n। अब इनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी भी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। आप Q2 से Q1 की तरफ जा रहे हैं, तो अभी अपन ने पढ़ा था जस्ट, तो Q2 से Q1 की तरफ जा रहे हैं तो R21 वेक्टर, Q3 से Q1 की तरफ जा रहे हैं तो R31, Q4 से Q1 की तरफ जा रहे हैं तो R41,
और n से इसकी तरफ जा रहे हैं तो Rn1 वेक्टर। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे बेटा, Q1 पर Q2 की वजह से फोर्स कैलकुलेट करेंगे, तो आप क्या लिखेंगे F12 वेक्टर। तो चार्जेस कौन है 1 और 2, तो ये कितना हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन में R, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है R21 वेक्टर का स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर इसी डायरेक्शन के अंदर आ जाएगी हमारे पास में, तो ये कितनी हो जाएगी हमारे पास में R21 क्या है। ऐसे ही क्या निकालेंगे बेटा हम R12 13 भी सेम आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन में R। अब इसकी जो है हमारे पास में क्या है डायरेक्शन R31, तो R31 के वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और R31 क्या है, एंड सो ऑन, एन नंबर ऑफ चार्जेस है आपके पास में, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में F1n वेक्टर इज इक्वल्स टू K Q1 Qn। अच्छा सॉरी 1 3 के केस में हम क्या लिखेंगे, चार्जेस जो होंगे वो 1 3, और 1n के लिए Q1 और Qn अपॉन में R, यहाँ पर कितनी आ जाएगी बेटा इनके बीच में n1, डिस्टेंस जो है वो n1 वेक्टर का स्क्वायर और Rn1 क्या है। अब क्या करें इनका वेक्टर सम कर दीजिए, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा इस सिस्टम का नेट फोर्स आ जाएगा। तो वेक्टर सम करेंगे तो कैसे करेंगे बेटा, F वेक्टर, F कौन सा है बेटा 1 2 1 3 एंड सो ऑन 1 है, तो F12 प्लस F13 एंड सो ऑन कहां तक F1n वेक्टर। अब इनकी वैल्यूज को क्या कर दीजिए यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में F वेक्टर इज इक्वल्स टू F12 की वैल्यू कितनी है आपके पास में K Q1 Q2 अपॉन में R21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और R21 प्लस K Q1 Q3 अपॉन में R31 वेक्टर का स्क्वायर एंड R31 क्या एंड सो ऑन कहां तक K Q1 Qn अपॉन में Rn1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और Rn1। अब यहां से आपको दिख रहा है क्या आ रहा है, K क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, K को क्या ले लिया आपने कॉमन, और क्या बचा हमारे पास में Q1 Q2 अपॉन में R21 वेक्टर का स्क्वायर और R21 क्या प्लस Q1 Q3 अपॉन में R31 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और R31 क्या एंड सो ऑन Q1। अच्छा Q1 भी कॉमन आ रहा है, तो Q1 भी क्या कर सकते हैं आप कॉमन ले सकते हैं, तो Q1 भी कॉमन था तो अब देखा नहीं हम, तो K Q1 दोनों पे क्या ले लीजिए आप कॉमन ले लीजिए, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा Qn अपॉन में Rn1 वेक्टर का स्क्वायर और Rn1 ठीक है। अब देखो बेटा ये क्या हो रहा है सम हो रहा है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं समेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो F वेक्टर इज इक्वल्स टू K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 समेशन। अब देखिए बेटा Q2 R21 R2 Q3 31 31, तो मैं इसको लिख सकता हूँ QI अपॉन में R I1 वेक्टर का स्क्वायर एंड कैप जो लिखेंगे हम R कैप यहाँ पर वो कितना हो जाएगा हमारे पास में I1, और I की वैल्यू शुरू कहाँ से कर रहे हो आप 2 से अप टू कहाँ तक जाना है हमें n, ये हमारे पास में क्या आ गया बेटा नेट फोर्स आ गया। n चार्जेस का जो कोई सिस्टम है या मल्टीपल चार्जेस की वजह से जो नेट फोर्स का फॉर्मूला है हमारे पास में आ गया। क्लियर है बेटा, अब ये हमारे पास में फोर्स की बात हो गई। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में।